फच। इससे पहले कि वह पूरी तरह पीछे मुड़ पाता, तेज धार वाले नाखून उसकी गर्दन काटते चले गए। उसके आसपास की पूरी फसल खून से लाल रंग चुकी थी और इसका कटा हुआ धड़ शरीर से अलग होकर पड़ा था। जुम्मन चाचा और मनोज बुरी तरह से चीखते हुए ऑटो की तरफ भागे जो खेत के पास खड़ी थी। ए राजू, ऑटो स्टार्ट कर। राजू बिना किसी प्रक्रिया दिए अपनी सीट पे आराम से बैठा था। जुम्मन चाचा और मनोज जल्दी से ऑटो में बैठ गए। अरे क्या हुआ, जल्दी ऑटो स्टार्ट करना। उस भैंस पिशाच ने रामू को मार डाला। हमें गांव जाकर सबको इसके बारे में बताना होगा। तबाही आने वाली है, गांव में तबाही। राजू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पिशाच का जिक्र सुनकर भी उसके चेहरे पे घबराहट के कोई भाव नहीं आए थे। राजू, तुझसे सदमा लगा है क्या तुझे? जल्दी ऑटो स्टार्ट कर, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। राजू ने धीरे से अपना सर घुमाया। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जुम्मन चाचा और मनोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक विशालकाय भयानक हाथ ऑटो के अंदर बैठे जुम्मन की गर्दन पे जाकर फंस गया। जुम्मन ने लाख कोशिश की छूटने के लिए, वो हाथ उसे खींचकर ऑटो के बाहर घसीट के ले गया। आ मनोज तुरंत ऑटो से निकलकर जुम्मन की मदद करने भागा, लेकिन ऑटो की रोशनी में उसने जो नज़ारा देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक 7 फीट का गहरी काली त्वचा वाला डरावना प्राणी जुम्मन के ऊपर पूरी तरह झुका हुआ था। पूरे वातावरण में झींगरों की आवाज़ के साथ जुम्मन की गर्दन का मांस चबाए जाने की आवाज़ आ रही थी। कच कच कच। जुम्मन का शरीर थोड़ी देर तक थरथराता रहा और कुछ देर में शांत हो गया। ऐसा भयानक दृश्य देखकर मनोज डर के मारे कांप उठा था। अचानक उस भयानक पिशाच ने जुम्मन की गर्दन से मांस उधेड़ना बंद कर दिया। उसे भी पीछे खड़े मनोज की उपस्थिति का आभास हो गया था। वो एकदम से उठा और मनोज की तरफ बढ़ने लगा। मनोज भी अपने पीछे की तरफ मुड़ा और पूरी ताकत के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वो 7 फीट का पिशाच असामान्य रूप से तेज निकला। उसका भयानक पंजा भागते हुए मनोज की छाती चीरकर आर पार हो गया। मनोज के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वो भी वहीं ढेर हो गया। ऑटो में निश्चिंत बैठा राजू यह सब देख रहा था। मौत के इस तांडव के बाद वो ऑटो से बाहर निकला और पिशाच के पास जाकर पहले अपना सर झुकाकर उसका अभिनंदन किया और अपने घुटनों पे बैठ गया। हे फसल के देवता, जैसा कि मैंने वादा किया था, आपको 3 व्यक्तियों की बलि मिल चुकी है, जिनमें से एक ने सालों पहले बने नियम का उल्लंघन भी किया था। उम्मीद है इस रक्त ने आपका क्रोध शांत किया हो। अब बस इस गांव पर रहम खाइएगा। आगे से कोई भी जंगल के बाहर फसल ना रखने की गलती नहीं करेगा। पहली और आखिरी भूल समझकर गांव वालों को एक मौका और दे दीजिए। पिशाच कुछ पल रुका। उसने अपना भयानक हाथ उठाकर राजू के सर पे रख दिया, मानो उससे सहमति जाता रहा हो। इसके बाद वो मुड़ा और अविश्वसनीय गति से भागते हुए उसी अंधकार में गुम हो गया जहाँ से वो आया था। राजू भी अपनी ऑटो लेकर वापस चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ दिनों बाद टूरिस्ट से भरी एक बस हिमाचल प्रदेश के ऊना नामक स्थान से करीब 20 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ी के चक्कर लगा रही थी। तो दोस्तों, हमीरपुर आने में अभी 80 किलोमीटर और है। खेंदा को पास करने हम लोग एक ढाबे पे गाड़ी रोकेंगे, वहीं पे खाना पीना करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपना सफ़र एंजॉय करें और बाहर दिखने वाले नज़ारों के मज़े लें। इस खूबसूरत गांव का नाम है खेंदा। खेंदा के पास बस रोक देना। गाइड ने इस आदमी की तरफ देखा। उस युवक ने एक सरसरी निगाह से गाइड की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि गाइड की सीटी पिट्टी गुम हो गई। वो लंबा सा हिष्ट पुष्ट युवक गाइड के करीब आया और धीमे से बोला, मैं यह नहीं कह रहा, बस यहाँ रोक दो, बस मुझे उतार दो, मैं अपने रास्ते निकल जाऊँगा। एक सीटी मार के गाइड ने बस रुकवा दी। वो युवक पीठ पर काले रंग का बैग टांगे किसी तेज हवा के झोंके की तरफ बस से उतर गया। बस भी तुरंत चल पड़ी। अब उस सड़क पर वो अकेले खड़ा था। सामने खेंदा गांव के अंदर जाने का रास्ता था।
अंगद, रिपोर्टिंग। मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया हूं। आज एनॉमली नंबर 263 के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करूंगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे पकड़ने की स्ट्रेटजी बनाऊंगा। जैसे ही मैं उसके बारे में कुछ ठोस पाता हूं, अपनी टीम को रिपोर्ट करूंगा। और हाँ, जब तक मैं खुद ना रिपोर्ट करूं, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट मत कीजिएगा। मैं किसी को भी शक करने का कोई मौका नहीं देना चाहता हूं। फसल कॉमिक का ये दूसरा एपिसोड था। अगर आप लोग तीसरा एपिसोड भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।